E and B both are present. Both are present. And B both are present. इसको हम कॉपी में कर E and B both are present. इसमें मेथड 1 जब इस तरह के सवाल आएंगे, मेथड 1 आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। नंबर 1, वर्क एनर्जी थ्योरम, डज नॉट डू इट। सवाल आ सकते हैं, आज की डेट में आए भी हुए हैं वैसे, और भी आ। नंबर 2, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, मोमेंटम थ्योरम। ये दो केस चीजें हमें पता होनी चाहिए, और वो भी तब सवालों में काम आएगा। ई और बी पैरेलल हैं तो लाइफ एकदम आसान है, उसमें तो वो हेलिकल पाथ फॉलो करता है, वो तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ई और बी पैरेलल वाला आपकी सब, चाहे आप कहीं भी पढ़े होंगे ये केस होगा आपके पास, ई और बी पैरेलल वाला में हेलिकल पाथ फॉलो कर। दिक्कत आती है साइक्लॉइडल पाथ वाले में, थोड़ी मैथ्स ज्यादा आती है। तो साइक्लॉइडल पाथ का कोई भी सवाल कब आएगा, कब मैं स्पेसिफिक केस, अगर ई परपेंडिकुलर टू बी वाला सिचुएशन आ जाए आपके लाइफ में, तो जो भी सवाल आपसे पूछ रहा हो, जो भी उसने पूछा हो, जो निकलवाना हो, आप इन दो इक्वेशन का इस्तेमाल करके आप सारे सवालों का आंसर दे सकते हैं। अभी मैं एग्जांपल भी दे दूं। दूसरा मेथड है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या दिखाता है, गायब कर दो। सिर्फ बी में खेलो, गायब कर दो। कैसे गायब करेंगे, प्रूफ नहीं करा पाएंगे, क्योंकि उसके लिए हमें आइंस्टाइन के पास शरण लेनी पड़ेगी, और वो सब जैसे आएगा हमारे काम का नहीं है। तो जो हमारे सिलेबस में बेसिक काम घर का फॉर्मूला है, न्यू ओल्ड प्लस ऑब्जर्वर क्रॉस बी। आपको अपने सवाल में ऑब्जर्वर बदल देना है। जैसे ही आपने ऑब्जर्वर बदला, ऐसा ऑब्जर्वर की वेलोसिटी चूज करेंगे आप कि ई न्यू, जो ई तो ई ओल्ड दिया होगा सवाल में, आप ऐसा मन में ऑब्जर्वर सोचेंगे, एक ऐसी वेलोसिटी सोचेंगे जिससे ई न्यू 0 हो जाए। समझ में आया मेरी बात? अभी करके दिखाता हूं, करके दिखा। और बी न्यू इज बी ओल्ड, बी न्यू की वैल्यू बी ओल्ड के बराबर है। तो बी न्यू तो ये, लेकिन ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब वी नॉन रिलेटिविस्टिक हो। नहीं, फॉर्मूला तो ये परपेंडिकुलर पैरेलल हो तब भी वैलिड है, ये तो हमें दुनिया का हर जगह फॉर्मूला है। लेकिन हमारे यू पैरेलल वाला है तो वैसे इतनी मेहनत करूं क्यों, पैरेलल वाले में तो वैसे ही याद रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे चलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड सर्कल में घुमाएगा, साइक्लॉइडल हेलिकल पाथ में जा रहा होगा, तो आसान सवाल मुश्किल आते हैं ई परपेंडिकुलर टू बी वाले। ई परपेंडिकुलर टू बी वाले सवाल मुश्किल आ सकते हैं। उनको डील करने का तरीका है या तो ये दो इक्वेशन या ये। इसमें क्या होगा, जैसे ही आपने नया सवाल बना दिया, नए ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल बना दिया, नया ऑब्जर्वर जो आप ले रहे हो वो क्या कर रहा होगा, वो किसी वीओ से चल रहा होगा, वो इनर्शियली है। डरने की जरूरत नहीं है कि न्यूटन्स लॉ वैलिड होगा कि नहीं होगा, सूडो फोर्स लगेगा, कुछ भी नहीं है, बस ई और वी बदल जाएंगे। अभी करके दिखा रहा हूं ये ट्रांसफॉर्मेशन। और या फिर इन दो सवालों को अपन करने की,
क्लियर है क्या मेरी बात? कैसे? मैं एक स्टैंडर्ड सवाल से ही स्टार्ट करता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। एक चार्ज पार्टिकल क्यू है, मास m का, तो रेस्ट से छोड़ा गया। रेस्ट से छोड़ा गया, कराया भी हुआ है मैंने, बस रेस्ट से छोड़ा गया, पर फिर से देख ले, रेस्ट से छोड़ा गया। हाउ डीप इट विल गो, कितना नीचे तक जाएगा, कितना नीचे तक जाएगा, ये सवाल है। सवाल यह है कितना नीचे सर जाएगा। ओके मनीष में, बिल्कुल बिल्कुल देख लीजिए, आप ध्यान से देखिए, ये आप मत करिए, मैं समझ। अब इसको छोड़ा तो क्या होगा इसके ऊपर, अभी हम नॉर्मल तरीके से करते हैं। इसको छोड़ा तो क्या होगा, ये हल्का सा पहले नीचे आएगी वेलोसिटी, जैसे वेलोसिटी नीचे आएगी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, इधर की तरफ लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, इधर की तरफ, v इधर की तरफ है, b अंदर की तरफ, तो हाथ चलाइए, v क्रॉस b इधर की तरफ आया, तो इधर घूमेगा, तो इधर घूमता हुआ नीचे की तरफ आता रहेगा, तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे जब ये पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। अभी तो उसका नाम लोअर मोस्ट पॉइंट की पहचान क्या है? अगर कभी भी किसी सवाल में कोई बोले कि इस पॉइंट के करीब से करीब कितना पहुंच सकता है, अगर सीधे उसकी तरफ जा रहा हो तो जहां पर उसकी स्पीड जो हो जाए, जैसे एक अल्फा पार्टिकल रखा है, गोल्ड न्यूक्लियस रखा हुआ है, अल्फा पार्टिकल वहां से आ रहा है, जो स्कैटरिंग वाला, तो जो हाउ क्लोज इट डिस्टेंस बताओ, अगर उसी की तरफ फेंका गया तो जहां पे स्पीड 0 हो जाएगी, वो आंसर हो गया। लेकिन अगर कहीं और से फेंका गया, इसके सामने नहीं फेंका गया, किधर फेंका गया, ऊपर फेंका गया, इधर फेंका गया, तब कोई पूछे क्लोजेस्ट डिस्टेंस बताओ, तो वो समय होता है क्लोजेस्ट डिस्टेंस का जब पोजीशन वेक्टर जो होगा वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर होगी। का मतलब है वो अब उसकी तरफ नहीं आ रहा है। यानी कि अगर कोई न्यूक्लियस था, अल्फा पार्टिकल को इधर फेंका गया तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस कब बनेगा, जब रुक जाएगा तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है। लेकिन अगर इस अल्फा पार्टिकल को यहां फेंका गया तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस के, तो ये ऐसे जाएगा। तो जिस भी जगह पर इसकी वेलोसिटी और आर वेक्टर और वी वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएंगे वही क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा। हाँ जी, क्यों? क्योंकि क्लोजेस्ट डिस्टेंस इसलिए क्योंकि आर की तरफ वेलोसिटी इस समय गायब हो गई है। जैसे पहले आर ये था, वी ये था, तो वी का एक कंपोनेंट आर की दिशा में था तो वो उसको कम कर रहा था, और एक आर के परपेंडिकुलर था, वो घुमा रहा था। तो उसकी आर कम होना कब बंद हो जाएगा, जब वी का कंपोनेंट आर की दिशा में आना बंद हो जाए। इसका मतलब वी आर के परपेंडिकुलर हो जाए। पक्का? तो इसमें बोला हाउ डीप इट विल गो, तो डीपेस्ट पॉइंट पे का मतलब क्या हुआ, अब लगातार नीचे की तरफ जब आ रहा है तो वह स्पीड तो बढ़ ही रही होगी, स्पीड तो घट सकती नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, तो ये तो नहीं कह सकते जहां पे स्पीड 0 हो जाएगी वो डीपेस्ट पॉइंट होगा। अबे नीचे आने में तो स्पीड बढ़ेगी, 0 कैसे हो जाएगी? तो डीपेस्ट पॉइंट की परिभाषा क्या हुई यहां पे, जमीन के पैरेलल हो जाए उस मूवमेंट पर, वो डीपेस्ट पॉइंट है। उसके थोड़ा ऊपर उठ जाए, और वो डीपेस्ट पॉइंट की परिभाषा क्या होगी हमेशा, ये इसको समझना चाहिए। तो अपन ने क्या किया, इसमें इसको ऐसे चलाया, ये ऐसे यहां पर आया, और यहां पर इसकी वेलोसिटी और ये हाइट h हो गई। तो हमारे सवाल का आंसर तो h है, हाउ डीप इट विल गो, यानी h इज द आंसर। ऑफ कोर्स आपको पता है कि सर्कुलर मोशन नहीं है, कहीं से भी सर्कुलर मोशन नहीं है। एक और गलती करती है जनता, जैसे ये वेलोसिटी v हो गई उसने कहा कि ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स बराबर हो गए। अरे ये तुम्हें किसने बता दिया कि इसके बाद ये कांस्टेंट v से इधर चलता रहेगा, ये किसी ने बताया है क्या? तो फोर्स बैलेंस हो गई, ये कहां पता है? अरे हो सकता है कि फोर्स अभी भी ऊपर की तरफ हो, अगले इंस्टेंट पे फिर चढ़ जाए, ऐसा आपको पता ही है, साइक्लोइडल पाथ चलेगा, चलता ही ऐसे है, जलेबी टाइप। इसका मतलब फिर ऊपर चढ़ेगा तो फोर्स थोड़ी बैलेंस हुए होंगे। फोर्स अगर पहले, तो लोगों को लगता है, क्योंकि दिखने में लगता है इक्वेशन क्या करें क्या करें क्या करें, वी इधर आ गई, एक क्यूई का फोर्स नीचे होगा, क्यूवीबी का ऊपर होगा, बराबर कर दिया, खत्म हो गया, आंसर ही गलत हो, गलत है ना? मेरी बात समझ में आ गई? गारंटी हो तब कुछ लिखेंगे, नहीं पता है तो छोड़ देंगे। 3 ऑप्शन में एक ऑप्शन ही समझ में आ रहा है, मल्टीपल चॉइस में सिर्फ उतना ही करेंगे, बाकी दोनों को नहीं छुएंगे।
कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा अगर कर दे 90% लग रहा फिर भी नहीं छुएंगे, 100% नहीं लग रहा नहीं छुएंगे, कि 90% के चक्कर में अगर आप गलत छू गया तो जो एक नंबर भी मिलने वाले थे वो भी चले जाएंगे। एक तो ले आओ कम से कम, तो गारंटी हो आपकी कि दोनों फोर्स बराबर, यहां कोई गारंटी नहीं है। तो V आ गया, H निकालना है। तो अब हमने क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर क्या, दो इक्वेशन लिखी थी हमने, एनर्जी कंजर्वेशन, बताइए क्या हुई, QEH वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, QEH इज इक्वल टू हाफ mv का। इक्वेशन नंबर 2, जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड में ये वाली कहानी का इस्तेमाल करिएगा, ये जो अभी मैं अगली इक्वेशन लिख रहा हूं, जब भी कोई खतरनाक पाथ में चल रहा होगा तो इन जो अगली इक्वेशन लिखूंगा वो मोस्ट इंपोर्टेंट, ये दो इक्वेशन जो लिखा है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपको सवाल समझ में आया हो ना आया हो, पर इन दो इक्वेशन से हमेशा सवाल सॉल्व होगा, और इन्हीं से होगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपने पहले नहीं देखा है तो। QEH बराबर हाफ mv स्क्वायर। अब हमें सॉल्व तो नहीं हो सकता, दो अननोन है HOV, तो मैं किसी समय पे इसको सोचा, यहां पर इसके पास एक वेलोसिटी थी इधर की तरफ V1 और इधर की तरफ थी V2। V1 वेलोसिटी थी और V2 वेलोसिटी थी, पक्का। ग्रेविटी इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रहा है, नीचे। तो इसको इस दिशा में घुमाया किसने है, तो इस दिशा में, जिस दिशा में वो फाइनली गया है उस दिशा की बात करते हैं। इस दिशा में चला गया, इस दिशा में देखते हैं कि कितना मोमेंटम मिला। इस दिशा में पहले मोमेंटम कितना था, अब कितना है, mv। किसने दिया होगा इस दिशा में, मैग्नेटिक फोर्स ने। तो मैंने कहा मोमेंटम F मैग्नेटिक dt इज इक्वल टू mv, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। चेक करिए, F मैग्नेटिक, इस दिशा में कौन सा फोर्स, V1 भी है V2 भी है। V2 पे किधर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, पर V1 पे किधर लगेगा, इधर। तो मैग्नेटिक फोर्स इधर की तरफ कितना आया, QV1B। तो QV1B dt इज इक्वल टू mv, सही लिखा। अब इसमें V1 सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, Q बाहर ले लिया, इंटीग्रल V1 dt बराबर mv, और इंटीग्रल V1 dt की वैल्यू h के बराबर हो गई, QBH बराबर mv। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, सवाल खत्म। भी पूछा होगा आपका आंसर। इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है I, एक इलेक्ट्रॉन है, इससे a दूरी पर था, तो v स्पीड दी गई, कोई ग्रेविटी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं है, v स्पीड दी गई। हाउ फार इट कैन गो, हाउ फार इट कैन गो फ्रॉम द वायर, वायर से कितना दूर जा सकता है, ये सवाल आया। पहले बताओ मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, अंदर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो V क्रॉस B ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन है तो नीचे। अरे करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर आई, अंदर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर आई ना, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, B क्रॉस B किया ऊपर, इलेक्ट्रॉन है तो नीचे, यानी U नीचे घूमेगा, कोई ग्रेविटी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं है। तो हाउ फार का फारदेस्ट पॉइंट की परिभाषा क्या होगी, जब उसकी वेलोसिटी पैरेलल वर्टिकल हो जाएगी, यानी कि ये कुछ ये हुआ फारदेस्ट पॉइंट, ये हुआ फारदेस्ट। दो एग्जांपल करा दे रहा हूं ताकि आपको ये दोनों के दोनों समझ में आ जाए। क्या इसकी स्पीड v ही होगी, मैंने तो लिख दिया अपनी मर्जी से, आपको बताइए। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, सोचिए कौन सा फोर्स है जो वर्क कर रहा है, कोई भी नहीं, तो स्पीड कैसे बदल सकती है, तो v की v। पहली इक्वेशन लिख दी है मैंने, वर्क एनर्जी लिख दी है ना, अरे v की v क्यों मान ली मैंने, मैग्नेटिक फील्ड काम नहीं करती तो v की v। दूसरी इक्वेशन हमें पता ही नहीं, हमें पता ही कुछ होगा तो, क्योंकि आप इसको पूरी जनरल फोर्स लिखकर dx by dt करके करेंगे तो बहुत दिक्कत आने वाली है, इसलिए मैंने कहा कि किसी जनरल टाइम पे गए, एक वेलोसिटी इसकी v1 है, एक वेलोसिटी इसकी v2 है। हमें क्या निकालना है बाय द वे, x,
हमें एक्स निकालना है ना, हाउ फार इट कैन गो। निकालना क्या है, एक्स निकालना है, एक्स की जगह बी लिख देता हूं, बी निकालना है, बी हाउ फार इट कैन गो। बताइए इंपल्स मोमेंटम में क्या सोचेंगे, इस दिशा में इसको मोमेंटम दिया किसने, इस दिशा में इसको मोमेंटम दिया किसने, मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स ने। किस पे लगा होगा, V1 पे लगा होगा कि V2 पे लगा होगा, V2 पे, V1 पे ना, V2 पे जो फोर्स लगेगा वो तो इधर QV2B तो इधर लगेगा, QV1B जो है वो इधर लगेगा ना। तो इधर मोमेंटम तो ये वाली वेलोसिटी की, क्योंकि वेलोसिटी मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है ना। तो क्या मैं इसकी इक्वेशन लिख सकता हूं, QV1B dt बराबर mb। जी सकता हूं, इसमें V1 बाहर नहीं आ सकता और B भी बाहर नहीं आ सकता इस बार। ये इरोडो का सवाल है, 50 किताबें मार्केट में चलती हैं इरोडो के सॉल्यूशन, इस तरह के लोगों ने सॉल्यूशन लिखे कहां कहां से, ये सॉल्यूशन नहीं है वहां पे, वो लंबा चौड़ा, इस इरोडो का सवाल है लंबा चौड़ा सॉल्यूशन, क्योंकि पल्स मोमेंटम लगाते ही नहीं है लोग, अब थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ है। क्यू डी की जगह लिखा म्यू नॉट आई अपॉन 2πx, किसी समय x, और V1 dt dx, V1 dt क्या हो गया, खत्म हो गया सवाल, ए से बी। आ जाएगा बी, एल एन इधर जाएगा, ई की पावर में कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब आया दूसरा तरीका, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन वाला, सॉरी दूसरा तरीका ट्रांसफॉर्मेशन वाला, फिर से सवाल देखते हैं। चार्ज क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर थी, मैग्नेटिक फील्ड थी इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड थी इधर की तरफ। अब ये सवाल आपको पता बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर प्योर मैग्नेटिक फील्ड होती तो चार्ज पार्टिकल सर्कल वर्कल होता, सर्कल ज्यादा साइक्लोइडल। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, ई ओल्ड नीचे है, बताओ। तो अगर ई न्यू बराबर क्या बताया था मैंने, ई ओल्ड प्लस वी ऑब्जर्वर क्रॉस बी। एक ऑब्जर्वर को ऐसे चलाओ कि वी ऑब्जर्वर क्रॉस बी ऊपर आ जाए, बताओ ऑब्जर्वर किधर चलाएं, इधर चला दें ऑब्जर्वर, अरे इधर ऑब्जर्वर चला दोगे तो वी ऑब्जर्वर क्रॉस बी किधर आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा, तभी तो ई न्यू को, ई ओल्ड को खा पाऊंगा। और किस स्पीड से चलाऊं, ई बाई बी, तभी तो ई ओल्ड खा पाऊंगा, वी की वैल्यू ई बाई बी होगी, बी भी कट गया, ई ऊपर की तरफ कट गया, खत्म। तो अब मैंने कहा इस सवाल को ये येलो वाला बंदा अब देखेगा, ये बंदा इसकी नजरों में ई बाई बी से जा रहा है, ये बंदा अब देख रहा है, इस बंदे की नजरों में जो दिखाई दे वो सवाल कर देते हैं। इस बंदे को क्या दिखाई दिया, एक चार्ज पार्टिकल है सर, चार्ज पार्टिकल है दिख रहा है, और वो इधर की तरफ जा रहा है ई बाई बी से सर। अरे असली में चार्ज पार्टिकल रुका हुआ है, जब ये बंदा इधर जाएगा तो मुझे क्या लग रहा है यार, मुझे लग रहा है चार्ज पार्टिकल उधर जा, जो इसको दिखे वो दिखाओ ना, इस ये ऑब्जर्वर है तो हम थोड़ी देखेंगे, ये ऑब्जर्वर देखेगा, ऑब्जर्वर को जो दिखाई देगा वो बताएगा मुझे यार, जो दिख रहा है। पक्का, मैंने कहा ठीक है ये इधर की तरफ जा रहा है, और बताओ क्या है, उसने कहा बस एक मैग्नेटिक फील्ड है बी अंदर की तरफ, मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसने कहा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है भैया, क्या बात कर रहे हो, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है। और किस स्पीड से जा रहा है चार्ज पार्टिकल, मैंने क्या करेगा, उधर सर्कल में घूमेगा और क्या करेगा, मैंने कहा कितना नीचे जाएगा, कहता गधा हो गया 2r, आंसर बताओ 2mb by qb, but 2r is the answer। हाउ डीप इट विल गो, मैंने इससे पूछा, उसने कहा सर्कल में घूम रहा है, ये क्या पूछ रहे हो भाई, हाउ डीप इट विल गो सर्कल में नीचे 2r, क्या आंसर आ गया 2m
पी बाई बी, यही आएगा ना आंसर, सवाल खत्म। तो ये भी अस्त्र अपने जेब में रख के रखेंगे कि कभी जरूरत पड़ जाए, मान लो यार ये आसान लगेगा कई बार ऐसा सवाल है, क्योंकि अगर आपने पहचान ऐसा ऑब्जर्वर मिल गया आपको तो लाइफ तो आप सोचो कितनी आसान होने वाली है। जो सवाल साइक्लॉइडल फाइक्लॉइडल का था, अब इंटरेस्टिंग बात है, अब कोई बोले अब सवाल ये आ गया इसका पाथ कैसा होगा ये बताओ। मैंने कहा ये बंदा कह रहा है सर्कल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू मैन इज सर्कल, velocity of man with respect to ground is horizontal, the velocity of ball with respect to ground is circle, बढ़ता हुआ। चले भी क्लियर है क्या मेरी बात? दिस इज हाउ इट विल मूव। तो आपको साइक्लॉइडल पाथ के बारे में भी सब कुछ पता है। सेंटर किस स्पीड से चलता है साइक्लॉइडल पाथ में? साइक्लॉइडल पाथ में सेंटर किस स्पीड से चलता है? ई बाई बी। अरे सेंटर, सर्कल का सेंटर आगे किस स्पीड से बढ़ रहा है? साइक्लॉइडल मतलब साइकिल ही तो है भाई। साइकिल पे सवार बंदे को साइकिल का पहिया सिर्फ घूमते दिखाई दे रहा है, और तुम्हें दिखाई दे रहा साइकिल का पहिया आगे बढ़ रहा है, पर साइकिल सवार को तो लग रहा है कि बस ऐसे घूम ही रहा है सर, आगे तो नहीं बढ़ रहा है। तो यह है साइकिल सवार, वो हो तुम, और यह है पहिया। तो साइकिल सवार का पहिया सर्कल में घूम रहा है, साइकिल सवार को क्या दिखाई देगा? साइकिल का पहिया सर्कल में घूमता हुआ। तो तुम्हें क्या दिखाई देगा? सर्कल में घूमता हुआ और आगे बढ़ता हुआ। इसी को साइक्लॉइडल कहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान से समझना चाहिए, ये तो कर लो, इसको थोड़ा समझ में आ गया ना, ज्यादा ज्यादा यही मुश्किल सवाल आएगा। और बात याद आई, मैग्नेटिक फील्ड में सब कुछ खेल परपेंडिकुलर का होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कुछ, क्योंकि हमेशा परपेंडिकुलर वाला खेल बहुत है इसमें। दो तरह के सवाल आएंगे जो काफी सारे बच्चे गलत करने के चांसेस हैं, और आप उसको जीत जाएंगे कि सवाल पढ़कर आपकी हालत खराब हो जाएगी कि आपको लगेगा ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा कुछ भी, ये तो सर ने कराया नहीं। एक है, दो तरह के सवाल, एक है मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाला सवाल विद अ रैंडम वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रैंडम वायर। ये दिमाग में ये वाला जो थॉट है, मुझे नहीं पता वो किस तरह के सवाल में फ्रेम करके आपको देगा, लेकिन ये जो बात मैं कह रहा हूं, ये मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आपके पास होना चाहिए कोने में, दिमाग में। मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड निकालने का सवाल आए और आपने नहीं देखा है कभी, कोई वायर ऐसा खतरनाक दिया है, तो समझ जाना यही सवाल है। कहीं हो किसी सिलेबस में, ओलंपियाड यहां वहां कहीं हो, यही सवाल है जो मैं बताने वाला हूं। और दूसरा, इंटीग्रल बी डॉट डीएल निकालने को पूछा जाए, वहां पर भी समझ जाना यही मेथड काम आने वाला, दोनों जगह। टाइम इंटीग्रल बी डॉट डीएल निकालने का सवाल है, जो तुम्हें लगे कि ये तो मैं नहीं कर पा रहा हूं, ये तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, ये यही सवाल है। ध्यान से देख, जैसे कोई भी, ये एक शेप का वायर है, अलग अलग थीटा पर अलग अलग आर इसका बना हुआ है, ठीक है। इस वायर की इक्वेशन है आर इज इक्वल टू आर नॉट ई की पावर माइनस थीटा। आर इज इक्वल टू आर नॉट ई की पावर माइनस थीटा। थीटा क्या चीज है? ये एंगल। थीटा की वैल्यू अब 0 है तो आर की वैल्यू आर नॉट, यानी ये लंबाई। और थीटा के लिए जब 90 है तो आर नॉट ई की पावर माइनस पाई बाई 2, जो भी नंबर होता हो ई की पावर माइनस पाई। समझ में आया? और इसमें चल रही है करंट आई, और बोला फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन। मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन, फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निकालो अभिषेक, मनीष, मैंने जब कहा निकालो, भले आपने मेरे किसी भी है ये तो आप निकाल पाए हैं, निकालिए। बात है कि तो इतना तो क्लियर है कि हमें बायो-सेवर्ट लॉ पे उतरना पड़ेगा कि ये कोई फॉर्मूला तो है नहीं किसी। बायो-सेवर्ट लॉ याद है हमें? इधर देख लीजिए, चलिए देखिए इधर, ये आर है मेरे बच्चों, और यहां पर ये वायर है, ये छोटा सा एलिमेंट डीएल है, ये डीएल है। इस डीएल के कारण आर पे थीटा पे गए, डीएल का एलिमेंट कंसीडर किया। ये डीएल कहां होगा? वायर के अलोंग। मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण आएगी तो अंदर ही, ये इधर की तरफ जा रही करंट तो आएगी तो अंदर ही सबके कारण। मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, क्या होता है फॉर्मूला? Q नॉट आई अपॉन आई 4 पाई अपॉन आर क्यू। सही लिख रहा हूं क्या? क्या? अरे म्यू नॉट आई क्या कर रहा हूं? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल क्रॉस आर बाई आर क्यू, सॉरी डीएल क्रॉस आर बाई आर। डीएल क्रॉस आर में यही बस खेल है सारा। डीएल क्रॉस आर में क्या मैं कह सकता हूं? इट इज आर इंटू डीएल का वो कंपोनेंट, आर इंटू डीएल का वो कंपोनेंट जो आर के परपेंडिकुलर हो। बताओ बेटा, पक्का ना? डीएल क्रॉस आर का मतलब क्या हुआ? आर में किसका मल्टीप्लाई करना है? डीएल के उस कंपोनेंट का मल्टीप्लाई करना है तो आर के परपेंडिकुलर हो। तो मैंने, ये डीएल था, ये आर वेक्टर था, ताकि बड़ा दिखा दे, ये इसके परपेंडिकुलर लाइन हो गई लेट्स से, और लेट्स से डीएल इधर है, ये डीएल है। तो डीएल का, डीएल छोटा सा स्ट्रेट होगा ना, स्ट्रेट तो होगा ना डीएल, डीएल इधर है। डीएल का कौन सा कंपोनेंट चाहिए बच्चों? जो आर के परपेंडिकुलर हो, यानी कि ये वाला कंपोनेंट, हाँ, अरे ये वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट की लेंथ हमेशा आर डी थीटा होगी। अगर ये थीटा है तो ये कंपोनेंट की लेंथ कितनी होने वाली है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट की लेंथ कितनी होने वाली है? तो डीएल हो गया गायब, डीएल हो गया गायब। डीएल के परपेंडिकुलर लेंथ की हमेशा वैल्यू कितनी आने वाली है? आर डी थीटा। अगर इसकी वैल्यू हमेशा आर डी थीटा आने वाली है तो हमें डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। यानी हम अपने पिछले में गए और यहां क्या लिखा? आर स्क्वायर डी थीटा। अब बताओ ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? हो जाएगा। अरे नीचे क्या आ गया? क्या आ गया? 1 अपॉन आर। 1 अपॉन आर क्या चीज है? नीचे आर आया ना, आर नॉट ई की पर माइनस थीटा, ई की पर माइनस थीटा ऊपर गया, ई की पर थीटा। हो गया इंटीग्रेशन सॉल्व? इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रैंडम वायर का ये जो थॉट प्रोसेस मैंने बताया है, अगर सवाल फंसा आपके जीवन में जो आपसे नहीं हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड कठिन सवाल आया जो आपने नहीं देखा है, वो यही होगा मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, अगर आया तो। क्योंकि भाई इनके पास खुद के ऐसा तो नहीं एकदम नया सवाल बनाते हैं, कहीं से चुराते ही हैं। अभी लोग कहीं ना कहीं से सवाल में कहीं थॉट प्रोसेस लेते हैं। तो मैंने सालों साल में देखा है जो बाकी स्टैंडर्ड थॉट प्रोसेस में यही एक थॉट प्रोसेस है जिसपे थोड़े थोड़े अलग सवाल बने। बाकी तो सब आपको पता है, सारे आपको तरीके पता होने चाहिए कौन कौन से लोग क्या क्या सोच के सवाल बना लेते हैं। तो किसी ने कहा कि अगर पैराबोला का एक पूछा है तो अगर पैराबोला को अगर आप आर और थीटा के टर्म में लिख पाओ, पैराबोला को अगर आर और थीटा, कैसे पैराबोलिक वायर के कारण पूछ दे, पैराबोला को अगर आर और थीटा के टर्म में लिख पाओ तो अब दुनिया में हर वायर का निकाल लो। जिसको भी आपने आर, इस वायर की इक्वेशन आर और थीटा में लिखी हुई है, वो सवाल आपके लिए चाहे कितना खतरनाक दिखने में वायर हो, कितना खतरनाक वायर दिखने में हो, आप सबका आंसर आपको निकालना आता है।
कर लेंगे ना। तो ये वायर देखकर, ये जो वायर है ये देखकर नहीं करेगी जनता, कुछ लगेगा आर इक्वल टू आर नॉट ई पर माइनस थी थीटा वायर है आपके पास। इसका दूसरा एप्लीकेशन कहां पर है? इसका दूसरा एप्लीकेशन कहां पर है? इसका दूसरा एप्लीकेशन इसी चीज का, ऐसे बहुत जगह पर जहां पर भी ये क्रॉस क्रॉस वाली चीजें आती है ना, वहां पे पोलर कोऑर्डिनेट बहुत काम का होता है। ये जो पोलर कोऑर्डिनेट मैंने, जहां पे भी क्रॉस क्रॉस वाली चीजें आती है, ये लाइफ वो बहुत आसान कर देता है। क्रॉस क्रॉस वाली चीजें में एक्स वाई में बड़ी दिक्कत आती है, यहां बहुत आसान कर देता है। दूसरा और जगह, ये एक वायर रखा है, आई करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, और यहां पर ए डिस्टेंस दूर पर एक पैराबोलिक पाथ है। ए डिस्टेंस, यहां से ए डिस्टेंस, ये पैराबोलिक पाथ है। इस पैराबोलिक पाथ में ये हाइट बी और वायर आपका ये है। इस एंड का नाम ए है, इस एंड का नाम बी है। कुछ वायर नहीं है, पाथ है पैराबोलिक। पैराबोलिक पाथ का वर्टेक्स कहां पर है नहीं दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन है ए टू बी, बी डॉट डीएल कितना है? वायर के कारण, वायर के कारण ए टू बी, बी डॉट डीएल कराया भी था मैंने। ए टू बी, बी डॉट डीएल कितना है? फिर उसने बोला कि जब तुम निकाल रहे थे तो एक बच्चा आया, उसने वायर इस पाथ को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर दिया और ये पाथ अब ऐसा हो गया। अब कितना है? मतलब आंसर इस बात पे डिपेंड नहीं करता, सही है कि पीछे क्या है, कोई भी पाथ हो उससे फर्क नहीं पड़ता। टी डॉट डीएल कितना है? देख लेते हैं, छोड़िए समय तो है नहीं कि आपको, अब मैं बता ही देता हूं। ये हमारा मेरे बच्चों वायर था, यहां पर कोई भी एलिमेंट लिया हमने डीएल, डी डॉट डीएल निकालना है ना, ये डीएल एलिमेंट लिया, इसको इससे जोड़ा। मैग्नेटिक फील्ड जो है वायर किधर तक, इधर क्रॉस मान लेते हैं, अभी माइनस प्लस कर लेना यार, मतलब उसमें मत मेरा दिमाग लगा हुआ। मान लिया मैग्नेटिक फील्ड इधर के, मैग्नेटिक फील्ड वायर के परपेंडिकुलर होती है ना, ये आर था, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी इधर की तरफ, ये 90 डिग्री पे होगी ना, नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। और लेट्स से ये एंगल अल्फा है, इनके बीच का कुछ एंगल होगा अल्फा, इसके बीच का एंगल है ये बी और डीएल के बीच का। तो हमारा आंसर है क्लोज इंटीग्रल बी डीएल कॉस अल्फा। और आंसर क्या है? बी डीएल कॉस अल्फा। डीएल कॉस अल्फा क्या? डीएल का वो कंपोनेंट जो इसके अलोंग हो, यानी दैट इज आर डी थीटा, दैट इज आर डीएल की वैल्यू, डीएल कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? आर डी थीटा। तो आंसर आ गया बी आर। अभी मैंने कोई शेप वेप नहीं लिया, जनरल बात की अभी। डी कितना? तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई बाहर आ गया, सिर्फ डी थीटा। अरे डी थीटा, डी थीटा क्या समझ में आया? थीटा एंगल, कहां से कहां तक? इसमें इधर थीटा नॉट से इधर माइनस थीटा नॉट तक। डी थीटा का इंटीग्रेशन तो करना आता ही है आपको, डी थीटा का इंटीग्रेशन तो थीटा ही होता है। क्या अगर ये टोटल एंगल कितना हो गया मान लिया इसका, इसको अगर मैं अल्फा लिख दूं, अरे मेरे सिंबल में मत परेशान हो, अल्फा उसको लिखा था, अरे मैं भूल गो, पीछे वाली बात, पिछला सवाल थोड़ी याद है मुझे, तो अल्फा लिख दूं चलेगा? तो आपके हर सवाल का इसका आंसर होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई
अल्फा, बस अल्फा निकालो, बी डॉट डीएल का आंसर। किसी भी शेप का हो, इंटीग्रल बी डॉट डीएल पूछेगा तो आंसर क्या आने वाला है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू अल्फा। अल्फा निकाल पाओगे क्या? अरे थीटा है tan इनवर्स बी बाई ए, तो ये आंसर आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई टाइम्स tan इनवर्स बी बाई ए इज द आंसर।